सुप्रीम कोर्ट आज संजय दत्त की अपील पर फैसला सुना सकता है। इस फैसले पर सबकी नजर है। वहीं संजय दत्त को मिलने वाली राहत की ये आखिरी उम्मीद भी है। सर्वोच्च न्यायालय में पहले ही संजय दत्त के रिव्यू पिटीशन रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद संजय दत्त ने 16 मई को मुंबई की विशेष अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था। बाद में उन्हें मुंबई के अर्थर रोड जेल से 22 मई को पुणे की यरवदा जेल स्थानांतरित कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही दत्त की सजा को 6 साल से घटाकर 5 साल कर दी थी। संजय दत्त 1.5 साल जेल में गुजार चुके हैं और अब उन्हें 3.5 साल सजा और काटनी है। चीनी सैनिकों की फिर से भारतीय सीमा के लद्दाख इलाके में घुसपैठ के मामले को आज भारत चीन के सामने गंभीरता से उठाएगा। इस मसले के समाधान के लिए भारत और चीन के बीच आज संयुक्त स्तर की बैठक होने वाली है। गौरतलब है कि चीनी सेना लद्दाख में पिछले हफ्ते एक बार फिर भारतीय सीमा में घुसपैठ की है और भारतीय चौकियों के 2 किलोमीटर अंदर पहुंच गई थी। हाल के दिनों में चीन ने ऐसी 5 बार घुसपैठी की है। 2 दिन पहले भी चीनी सेना ने लद्दाख के चुमार सेक्टर में घुसपैठी की थी। चुमार सेक्टर में चीनी सैनिक 16, 17 और 18 जुलाई को इलाके में घुस आए थे और उसके पहले 11 जुलाई को उनके हेलीकॉप्टर ने घुसकर भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन किया था। 20 जुलाई की शाम चीनी सेना का एक गश्ती दल चुमार में घुस आया था। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो बाइडेन दिल्ली पहुंचे। बाइडेन 4 दिनों के भारत दौरे पर आए हैं। बाइडेन इस दौरान भारतीय नेताओं से मुलाकात कर भारत और अमेरिका के रिश्तों को बेहतर बनाने को लेकर चर्चा करेंगे। इस दौरान बाइडेन ने गांधी स्मृति म्यूजियम का दौरा किया। बाइडेन आज प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज से मुलाकात करेंगे। बाइडेन 24 से 25 जुलाई को मुंबई के दौरे पर रहेंगे। बाइडेन भारतीय नेताओं के साथ व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और सामरिक क्षेत्रों के रिश्ते मजबूत करने के मसले पर चर्चा करेंगे। उनका यह दौरा सितंबर में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के प्रस्तावित अमेरिकी दौरे के लिए जमीन तैयार करेगा। नोबेल पुरस्कार विजेता अमृत सेन ने कहा कि वो गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी चुनाव समिति के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते हैं। एक अंग्रेजी न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में मशहूर अर्थशास्त्री अमृत सेन ने कहा कि एक भारतीय नागरिक होने के नाते मैं नहीं चाहता कि मोदी पीएम बने। उन्होंने अल्पसंख्यकों को सुरक्षित महसूस कराने के लिए कुछ भी नहीं किया है। अमृत सेन ने नरेंद्र मोदी के विकास के मॉडल की भी आलोचना की और कहा कि वो उनके मॉडल के पक्ष में नहीं है, जबकि सेन ने बिहार के विकास मॉडल की तारीफ करते हुए कहा कि विकास को सामाजिक बदलाव से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। सेन का बिहार मॉडल की तारीफ करना अहम माना जा रहा है, क्योंकि 2014 के आम चुनाव के मद्देनजर ये सवाल उठ रहा है कि विकास का कौन सा मॉडल बेहतर होगा। चालू खाते के घाटे पर काबू पाने के लिए एक और प्रयास के तहत भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और अन्य अधिकृत एजेंसी द्वारा सोने के आयात पर कुछ और प्रतिबंध लगा दिए हैं। नए नियम के अनुसार सभी बैंकों और अधिकृत एजेंसियों को आयातित सोने का कम से कम 20% निर्यात के लिए उपलब्ध कराना होगा और इनकी मात्रा में आयातित सोने को सीमा शुल्क विभाग के पास रखना होगा। आरबीआई के इन नए कदमों का मकसद सोने के आयात पर अंकुश लगाना है। तेल के साथ सोना का अधिक आयात की चालू खाते का घाटा बढ़ने की सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। 2012-2013 में चालू खाता का घाटा सकल घरेलू उत्पाद के रिकॉर्ड 4.8% तक पहुंच गया था। रिजर्व बैंक और सरकार ने इससे पहले भी कैंट पर नियंत्रण के लिए सोने के आयात पर कुछ अंकुश लगाए थे। सोने के आयात पर आयात शुल्क में 3 बार वृद्धि की गई है। आईपीएल की तर्ज पर होने वाली आईपीएल में नीलामी के दौरान भारतीय बैडमिंटन सनसनी साइना नेहवाल को हैदराबाद हॉटशॉट्स की टीम ने $1,20,000 यानी करीब 71 लाख रुपए में खरीदा, जबकि दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी ली जोंग वेंग सबसे महंगे बिके, जिन्हें मुंबई मास्टर ने 80 लाख रुपए में खरीदा। साइना उन 6 आइकन खिलाड़ियों में से है जिनकी बेस प्राइस $50,000 रखी गई थी। साइना ने कहा कि वो हैदराबाद या लखनऊ टीम के लिए खेलना चाहेंगी। साइना की वो इच्छा पूरी हो गई है। मलेशिया के ली चोंग वेई के लिए मुंबई मास्टर और दिल्ली स्मैश के बीच काफी रस्साकशी हुई। मुंबई ने आखिरकार वेई को 80 लाख रुपए में खरीदा। राष्ट्रमंडल खेलों के कांस्य पदक विजेता वी कश्यप को बंगा विट्स ने $75,000 में खरीदा। $10 लाख इनामी आईपीएल 14 से 31 अगस्त के बीच देश के 6 शहरों में होगा। विश्व के सबसे धनी बैडमिंटन लीग में दुनिया भर के शीर्ष 50 खिलाड़ी शिरकत करते नजर आएंगे। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके के नेहरू बाजार में आधी रात शॉर्ट सर्किट की वजह से एक बेकरी में आग लग गई और देखते ही देखते पूरी बेकरी धू-धू कर जल उठी। धुएं के गुब्बार से आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जब तक बेकरी की आग पर काबू पाया जाता, देखते ही देखते बेकरी के बगल में स्टेशनरी की दुकान जलकर खाक हो गई। बेकरी के अंदर 5 छोटे सिलेंडर थे और आग लगने पर सिलेंडर फट पड़े। सूचना मिलते ही दमकल की 5 गाड़ियां पहाड़गंज के इलाके में पहुंची और फिर घंटों कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया जा सका। दिल्ली में आधी रात बाइकर्स गैंग ने जमकर उत्पात मचाया। हाई सिक्योरिटी जोन इंडिया गेट के सामने बाइकर्स गैंग का देर रात चलता रहा मौत का खेल। रात भर दिल्ली की सड़कों पर यूं ही कोहराम मचाते रहे बाइकर्स गैंग। बाइकर्स गैंग इंडिया गेट के सर्किल पर इकट्ठा हुए और जानलेवा स्टंट शुरू कर दिया। रफ्तार के नशे में मदहोश ये नौजवान बेलगाम रफ्तार से अपनी बाइक को भगा रहे थे, सरेआम कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे थे, लेकिन पुलिस तमाशबीन बनी रही। वैसे दिल्ली में पहली बार बाइकर्स गैंग ने उत्पात नहीं मचाया है। इसके पहले भी कई बार बाइकर्स गैंग ने रात के अंधेरे में बिना खौफ के जानलेवा स्टंट किया है। फिलहाल पुलिस ने 10 से 12 बाइकर्स को हिरासत में ले लिया है। वहीं 25 से ज्यादा बाइकर्स के चालान काटे गए हैं, जबकि 8 बाइक को जब्त किया गया है।
मुंबई के भाटुक में आरटीआई एक्टिविस्ट बसंत पाटिल की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरटीआई एक्टिविस्ट बसंत पाटिल का कत्ल उस वक्त हुआ जब उनकी बीवी घर से बाहर थी। इसी दौरान दो बदमाश बसंत के घर में दाखिल हुए और पाटिल के जिस्म को चाकुओं से गोद डाला और महज 5 मिनट में बसंत पाटिल को चाकुओं से 30 वार कर हत्या कर दी गई। बसंत पाटिल साल 2010 तक आरटीआई एक्टिविस्ट रह चुके हैं। इतना ही नहीं माडुप वार्ड में बीजेपी के अध्यक्ष भी थे। लिहाजा हत्या के पीछे राजनीतिक रंजिश और आरटीआई को वजह माना जा रहा है। हालांकि पुलिस ने हत्या के एक आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन हत्या के असली वजहों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। हरियाणा में पलवल के एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील में मरी हुई छिपकली मिलने से हड़कंप मच गया, लेकिन वो तो गनीमत थी कि खाने से पहले एक बच्चे की नजर मरी हुई छिपकली पर पड़ गई और वो चिल्लाने लगा। तब जाकर बच्चों ने मिड डे मील को खाने से इनकार कर दिया और बच गई सैकड़ों बच्चों की जान। पलवल के स्कूल में मिड डे मील में छिपकली मिलने से इलाके की पंचायत ने फौरन मिड डे मील पर पाबंदी लगा दी है और स्कूल प्रशासन के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवा दी है। चावल का जो एक डिब्बा था, उस डिब्बे के अंदर नीचे छिपकली देखी है मैंने भी, जो है तो इसके बिना पर हमने स्कूल वालों को बुलाया है। अक्सर शादी के बाद मेल या फीमेल परिवार नियोजन के लिए नसबंदी करवाते हैं, लेकिन आरटीआई के एक खुलासे ने सबको चौंका दिया है। मुंबई के सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम में 15 से 21 साल के लड़के लड़कियों की नसबंदी करवाई गई है, लेकिन नियमों के अनुसार महिलाओं की नसबंदी की उम्र 22 साल से 49 साल, वहीं पुरुषों की 22 साल से 60 साल है। आरटीआई के मुताबिक मुंबई शहर में साल 2002 से 2007 तक 15 से 21 साल की उम्र के लड़के लड़कियों का अब तक 300 नसबंदी कराई जा चुकी है। वहीं साल 2002 से 2012 तक 20 से 24 साल के बीच के उम्र वाले युवक युवतियों का अब तक 22,237 नसबंदी कराई गई है। नसबंदी के लिए महिलाओं को 1100 रूपए और पुरुषों को 1400 रूपए दिए जाते हैं। पैसा हड़प करने का मुझे लगता है ये ये अच्छी साजिश है। ये जो भी है इसमें इन्वॉल्व, इसके ऊपर क्योंकि ये गंभीर मामला है। मौत के इस पैगाम को देखकर हर कोई हैरान है और डॉक्टर के घर वाले भी परेशान हैं कि आखिर इस संदेश का इस मर्डर से कैसा नाता है। कानपुर के रानिया इलाके में एक सरकारी गेस्ट हाउस में 35 साल के सतीश चंद्र नाम के डॉक्टर का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। डॉक्टर सतीश अपनी महिला मित्र के साथ गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 101 में रुका था, लेकिन कमरे में डॉक्टर की लाश मिलने से गेस्ट हाउस में हड़कंप मच गया है। शुरुआती जाँच से पता चला है कि डॉक्टर सतीश की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई है। छपरा में जहरीले मिड डे मील खाने से हुई 23 बच्चों की मौत से सूबे के मुखिया नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री पीके साही की मुश्किलें बढ़ सकती है। इस मसले पर नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया गया है। छपरा के शशि कुमार पाठक ने इलाके के सीजीएम के पास एक आवेदन दिया था, जिसमें मिड डे मील के मासूमों की मौत का जिम्मेवार सूबे के मुखिया और शिक्षा मंत्री को बताया था। इसके बाद से ही कोर्ट ने इस मसले को संज्ञान लेते हुए आदेश दिया है कि इस मामले को मशरक थाने में एफआईआर दर्ज कराया जाए। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने इस मसले पर सारण के डीएम, डीआईओ, मशरक के बीईओ और धर्म शक्ति स्कूल की प्रिंसिपल मीना देवी को भी आरोपी बनाया है और अब बिहार पुलिस सूबे के मुखिया नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री की भूमिका की भी जांच करेगी। बीजेपी जेडीयू से अलग क्या हुई, बीजेपी में बगावत शुरू हो गई है। सुशील मोदी के खिलाफ बयान देने को लेकर पहले बागी विधायक अमरनाथ गामी को निलंबित कर दिया गया। इसके बाद विजय मिश्र और अविनाश कुमार ने भी मोर्चा खोल दिया। सूत्रों के मुताबिक इस मसले में संघ प्रमुख भागवत ने दखल दिया, तब कहीं जाकर नाराज विधायक शांत हुए और अब इस मसले पर बीजेपी जेडीयू 2020 खेलने में लगी हुई है और एक दूसरे के विकेट गिराने का दावा कर रही है। वो जितना विकेट इधर से गिराएंगे उससे दुगना विकेट हम उधर से गिराएंगे। प्रिंस विलियम की पत्नी केट ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है। ब्रिटेन में हर तरफ जश्न का माहौल है। लंदन के समयानुसार 4:24 पर केट ने रॉयल बेबी को जन्म दिया। इससे पहले प्रिंस विलियम की पत्नी केट को अपने पहले बच्चे के जन्म के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। रॉयल बेबी ब्रिटिश ताज के उत्तराधिकारी की सूची में अपने दादा प्रिंस चार्ल्स और पिता प्रिंस विलियम के बाद तीसरे नंबर पर आएंगे। प्रिंसेस डायना ने विलियम और हैरी को भी इसी अस्पताल में जन्म दिया था। अस्पताल के बाहर भारी संख्या में सुरक्षा बल मौजूद है। यहाँ तक कि लिंडो विंग के दरवाजे पर भी सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। केट के अस्पताल में भर्ती होने की सूचना के बाद से ही यहाँ दुनिया भर के मीडिया कर्मियों का जमावड़ा लगा हुआ है। फिल्म बैड में एक प्रशासनिक अधिकारी ने सरकार की अनुमति के बिना ही फिल्म